लगता है पीएम मोदी अपनी कुर्सी के साथ साथ कई लोगों की कुर्सी तोड़ देंगे, लेकिन मोदी अपने ही सबसे करीबी परम मित्र, अपने ही सारथी अमित शाह के पीछे भी धनक गए हैं। शाह के मेधावी पुत्र जय शाह की कुर्सी के पीछे पड़ गए हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और राजा की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब उसकी भी एक्सपायरी डेट आ गई है। मोदी सरकार क्रिकेट के भी पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। खबर बहुत तीखी है, आग उगलती हुई बीजेपी को चोट पहुंचा रही है, इसलिए खबर को पूरा जरूर देखें। जब देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी खिसकती है तो देश हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब प्रधानमंत्री खुद अपने भतीजे की कुर्सी के नीचे पेंच कसने लगते हैं। आज की ये रिपोर्ट उस क्रिकेट की है जिसमें गेंद बल्ले से नहीं सत्ता से टकरा रही है। यहाँ पर बेटा भी पिच पर नहीं उतरता, फिर भी शतक मारता है। और चौंकिए मत, क्योंकि इस बार मामला केवल आउट होने का नहीं बल्कि नो बॉल पर सत्ता की राजनीति खेलने का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जय शाह की, अमित शाह के बेटे, नरेंद्र मोदी के भतीजे और अब क्रिकेट की सत्ता के असली सरताज। वो जय शाह जिनकी सबसे बड़ी काबिलियत ये डैडी देश के गृह मंत्री हैं और अंकिल प्रधानमंत्री। बाकी योग्यताएं, जब डैडी गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे तभी बेटे को वहां बोर्ड में घुसा दिया गया। पहले जॉइंट सेक्रेटरी, फिर बीसीसीआई का सेक्रेटरी, फिर एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष और अब आईसीसी का मुखिया। मतलब गेंद कहीं और है और चौका कहीं और मारा जा रहा है। इतनी तेजी से तो बुलेट ट्रेन भी नहीं दौड़ती जितनी तेजी से जय शाह की पदोन्नति होती गई। और ये सब तब जब उन्होंने एक ओवर तक न फेंका न खेला। जय शाह जिनकी सबसे बड़ी योग्यता यह नहीं कि वे खुद कितने ओवर फेंकते हैं या कितनी पारियां खेलते हैं, बल्कि ये है कि उनके पिता देश के गृह मंत्री हैं और उनके अंकिल देश के प्रधानमंत्री। अब सोचिए, जब कोई अपने घर से ही फुल कैबिनेट समर्थन लेकर निकलता हो तो क्या वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं बनेगा? क्या वो आईसीसी का अध्यक्ष नहीं बनेगा? जब देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले पापा हों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मुखिया अंकल हों, तो क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी किस खेत की मूली है? ये वो दौर है जहां सत्ता का बेटा बैटिंग नहीं करता फिर भी शतक मारता है। ये वो लोकतंत्र है जहां परिवारवाद का विरोध करते हुए परिवार को ही बोर्ड में भर दिया जाता है। जब अमित शाह गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे तो विरोध के नाम पर पहले कोई खिलाड़ी 100 टेस्ट खेलकर भी नहीं कर सकता आईसीसी का प्रेसिडेंट बनना। और ये सब इतनी शांति से हुआ कि जनता को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पारदर्शिता एक स्लोगन है, प्रैक्टिस नहीं। अब सवाल उठता है, बीसीसीआई आखिर है क्या? तो जवाब है, एक ऐसा खेल संघ जो न सरकार से पैसे लेता है न किसी को जवाब देता है। आरटीआई के तहत न आप सवाल पूछ सकते हैं न सरकार। करोड़ों अरबों का लेन देन है, लेकिन न कोई पारदर्शिता न कोई ऑडिट। बाकी सारे खेल संघ जैसे कुश्ती, हॉकी, एथलेटिक्स को हर पैसे का हिसाब देना होता है, मगर बीसीसीआई उसे कोई नहीं छू सकता। वो है क्रिकेट का वेटिकन, भारत में, लेकिन भारत से ऊपर। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और मनसुख मांडविया की जोड़ी कह रही है ऐसा नहीं चलेगा। अब सरकार नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ला रही है। इस बिल के जरिए बीसीसीआई को बाकी खेल संघों की तरह जवाबदेह बनाया जाएगा। चुनाव करवाने होंगे, कार्यकारिणी की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, हर निर्णय पर सरकार की नजर होगी। यानी वो बीसीसीआई जो अब तक भगवान भरोसे चल रहा था, अब उसे सरकार भरोसे चलाना पड़ेगा। अब वजह क्या है? वजह है ओलंपिक। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। अब अगर क्रिकेट को ओलंपिक में जाना है तो ओलंपिक के नियम भी मानने पड़ेंगे। यानी टीम कौन चुनेगा, कोच कौन होगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं, यह सब भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की निगरानी में होगा। और बीसीसीआई जो अब तक खुद को सर्वोपरि समझता था, अब उसे जवाब देना होगा। उसे बताना पड़ेगा कि सिलेक्शन में किसका हाथ भारी पड़ा और किस खिलाड़ी को बाहर किया गया। अब एक बार फिर सत्ता का शहजादा जय शाह इस बिल के केंद्र में है। खेल मंत्री कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र बोर्ड बनेगा जो सभी खेल संघों को मान्यता देगा, फंडिंग देगा और नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा। सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं, जहां नैतिकता नाम की चीज कुर्सी के नीचे दबा दी जाती है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या क्रिकेटरों की फीस घटेगी? 15 लाख रुपए टेस्ट, 6 लाख रुपए वनडे और 3 लाख रुपए T20 की मौजूदा फीस पर कोई असर नहीं होगा, सरकार ने ऐसा कहा है।
लेकिन खेल की नीति में सरकार का हस्तक्षेप जब बढ़ता है तो धीरे धीरे आर्थिक फैसलों पर भी उसका असर दिखता है। और जब सरकारें लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात करती हैं तो अक्सर वो राजनीतिक कब्जा बन जाती हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, यानी आईसीसी की। आईसीसी के नियमों के मुताबिक किसी देश के क्रिकेट बोर्ड पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण हो तो आईसीसी उसे सस्पेंड कर सकता है। पाकिस्तान, नेपाल और जिम्बाब्वे इसका उदाहरण है। भारत अगर इस रास्ते पर गया तो आईसीसी की नाराजगी भी आ सकती है और तब जय शाह के आईसीसी प्रेसिडेंसी पर भी सवाल उठ सकता है, क्योंकि वो भी बीसीसीआई के प्रतिनिधि बनकर वहां बैठे हैं और अगर बीसीसीआई की साख गिरी तो आईसीसी का ताज भी सिर से फिसल सकता है। अब यह भी कहा जा रहा है कि सरकार बीसीसीआई को पूरी तरह अपने अधीन नहीं करना चाहती, बस पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है। लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि बीसीसीआई की कमाई अरबों में है। जब तक वहां पैसा है तब तक वहां राजनीति की घुसपैठ होगी ही, और इसीलिए इस बिल को लेकर शक और सवाल दोनों उठ रहे हैं। लोढ़ा कमेटी ने सालों पहले सुझाव दिए थे, कार्यकाल सीमित करो, कूलिंग ऑफ पीरियड रखो, चुनाव पारदर्शी बनाओ, हितों के टकराव को रोको, लेकिन उन सुझावों को लागू करने से पहले ही नेताओं ने उनके पंख काट दिए। अब मोदी सरकार इस बिल को लाकर वो सारे काम कर रही है जो तब नहीं हुए। मगर सवाल ये है, क्या वाकई ये सुधार है या फिर बीसीसीआई पर राजनीतिक कब्जे का एक नया अध्याय? अब अंतिम सवाल वही है जो शायद आप भी सोच रहे होंगे, क्या जय शाह अब अपने पप्पा से कहकर बीसीसीआई की आजादी बचा पाएंगे? क्या मोदी जी अपने भतीजे को कुर्सी पर रहने देंगे या पारदर्शिता के नाम पर उसी कुर्सी को ही झाड़ू मार देंगे? और क्या ये बिल बीसीसीआई को वाकई लोकतांत्रिक बनाएगा या बस सत्ता का नया मैदान? क्योंकि आज के दौर में क्रिकेट पिच से नहीं, पावर से खेला जा रहा है और खेल अब बल्ले और गेंद से नहीं, कानून और बिल से तय हो रहा है। और तब इस भारत में जहां जनता सवाल नहीं पूछ सकती, वहां पप्पा का बेटा क्रिकेट का बादशाह बनता है बिना आउट हुए। अब अगर ये बिल पास हुआ तो मान लीजिए बीसीसीआई के अंदर की अंधेरी गलियों में कुछ बल्ब जरूर जलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो ये तय समझिए कि भारत में क्रिकेट वही रहेगा जहां पिच पर रन से ज्यादा रुतबा चलता है और सिलेक्शन फॉर्म से नहीं, फॉर्मूला से तय होता है। तो क्या अब वो दिन आ गया है जब क्रिकेट भी जनता का खेल बन पाएगा? क्या अब वो क्षण आ गया है जब बीसीसीआई नामक सत्ता के दुर्ग में दरारें आने लगी हैं? वो दुर्ग जहां न संसद की नजर जाती है, न सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होता है। वो क्रिकेट बोर्ड जो इतने सालों तक जनता से कहता रहा, हम खेल हैं, हमें राजनीति से दूर रखो, लेकिन खुद राजनीति की गोदी में बैठकर सत्ता की लोरी सुनता रहा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल दरअसल एक कानून नहीं, एक तमाचा है उस पूरी सोच पर जो मानती थी कि क्रिकेट सत्ता के नियंत्रण से ऊपर है। एक तरह से इसे सत्ता की क्रिकेट पर चढ़ाई भी कह सकते हैं और जवाबदेही की दस्तक भी। लेकिन सवाल है, इस दस्तक से दरवाजा खुलेगा या अंदर से कुंडी और कस दी जाएगी? क्योंकि जिस सिस्टम में जय शाह जैसा शख्स बिना एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, बिना कोचिंग अनुभव, बिना चयन समिति का हिस्सा बने सीधे आईसीसी का अध्यक्ष बन जाता है, उस सिस्टम की आंतरिक संरचना पर आप आंख मूंदकर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये वही सिस्टम है जिसमें पारिवारिक कनेक्शन आपका बायोडाटा बन जाता है और राजनीतिक पद आपका सिलेक्शन लेटर। अब जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष पद पर सवाल उठेंगे, ये स्वाभाविक है। सवाल उठेंगे कि क्या उनका चयन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंकल और पापा भारत की दो सबसे शक्तिशाली कुर्सियों पर बैठे हैं? क्या ये चुनाव बीसीसीआई की स्वायत्तता का प्रतीक था या सत्ता की सीधी पकड़ का नतीजा? और अब जब सरकार खुद कह रही है कि हम पारदर्शिता चाहते हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पारदर्शिता सिर्फ विरोधियों के लिए होगी या फिर अपने भी इसके दायरे में आएंगे? क्या जय शाह जैसे अपनों से भी वही जवाबदेही ली जाएगी जो किसी आम खिलाड़ी या कोच से ली जाती है? सरकार कहती है कि बीसीसीआई की जवाबदेही तय करना जरूरी है क्योंकि क्रिकेट अब ओलंपिक का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन यही सरकार जब कुश्ती संघ के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बचाती है, तब जवाबदेही की बात एक ढकोसला लगने लगती है। जवाबदेही तब तक मजाक है जब तक वह एक तरफा न हो। आप देखिए, भारत में क्रिकेट धर्म है। यहाँ हर गली में एक कोहली, एक धोनी, एक रोहित खेलता है। लेकिन क्या उन लाखों खिलाड़ियों को कभी ये सपने दिखाए गए कि उनका भी आईसीसी चेयरमैन बनना मुमकिन है? क्या किसी को बताया गया कि बोर्ड में दाखिल होने के लिए अनुभव नहीं, बस संबंध चाहिए? ये वही देश है जहाँ कोच को टीम चुनने में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष किसका होगा ये तय करने में पूरी सत्ता लग जाती है। जय शाह का बीसीसीआई में होना सिर्फ एक पद नहीं है,
यह भारतीय लोकतंत्र में शक्ति के केंद्रीकरण का जिंदा प्रतीक है। अब इस बिल से यह जरूर हो सकता है कि बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा सार्वजनिक हो, पदाधिकारियों की नियुक्ति का तरीका नियमबद्ध हो और खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता आए, लेकिन यह तभी होगा जब सरकार अपने चहेतों पर भी उसी नियम की छड़ी चलाए जो वो दूसरों पर चलाना चाहती है। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि बीसीसीआई को बाकी खेल संघों की तरह जवाबदेह बनाना है और दूसरी तरफ उसी सरकार की गोद में बैठा व्यक्ति आईसीसी की गद्दी पर बैठा है। ये विरोधाभास तभी खत्म होगा जब जवाबदेही की शुरुआत सबसे ऊपर से होगी, सबसे करीबी से होगी। अब देखना यह है कि जय शाह जो अब तक बीसीसीआई की गाड़ी चला रहे थे बिना ब्रेक के, क्या अब उस गाड़ी में सरकार की ब्रेक लगेगी या फिर सरकार सिर्फ इतना करेगी कि हॉर्न बजाए, लेकिन रास्ता खाली वही करें जिनके पास सत्ता का पास है। क्योंकि अगर सरकार वाकई इस बिल को निष्ठा से लागू करती है तो यह बीसीसीआई में वर्षों से बैठे अपारदर्शिता के भूत को बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ दिखावा निकला तो यह कानून भी बृजभूषण, कुश्ती संघ और आईओए की तरह कागजों में रह जाएगा। तो अंतिम सवाल वही है, क्या क्रिकेट अब भी राजा बेटा की जागीर बना रहेगा या फिर एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच बन सकेगा जहां चयन, जिम्मेदारी और पारदर्शिता सच में लागू होती है? अगर जवाब नहीं है तो मान लीजिए क्रिकेट अब भी खेल नहीं रहा, खेला जा रहा है। जब देश का सबसे लोकप्रिय खेल भी सत्ता की पकड़ में आ जाए